ओके स्टूडेंट, +1 क्लास केमिस्ट्री में हम स्टडी कर रहे थे अपने यूनिट केमिकल बॉन्डिंग, 4th यूनिट स्टडी कर रहे थे। हमने इससे रिलेटेड जनरल्स कुछ वीक बॉन्ड के बारे में स्टडी कर लिया था और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में हम यहाँ बात कर रहे थे आयनिक बॉन्ड की। देखो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के अंदर अब तक हम डिस्कस कर रहे थे आयनिक बॉन्ड को और हमने स्टडी किया था कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। अगर रिवाइज करें हम, आयनिक बॉन्ड बनता है बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें ये ध्यान रखना है कि लूज कौन करता है, गेन कौन करता है। लूज कौन करेगा? जो भी मेटल एटम है, या हम ये कहें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो होगा वो क्या करेगा, जनरली हम कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ऐसे कहें कि गेन कौन करेगा, ये नॉन मेटल्स के एटम्स टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने की और नॉन मेटल एटम्स को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब कोई भी n एटम कंसीडर कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और या देखो हमें क्या मिला, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली। यहाँ क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आयनिक बॉन्ड को हम ये भी कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। हमें पता है कि जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ हमें प्रोडक्ट जो मिला इसको पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को कैटायन बोलते हैं और कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बन गई है उसके लिए एनायन वर्ड यूज करते हैं। हम आयनिक बॉन्ड को ये भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। देखो, ये सब हमने स्टडी कर लिया था। अब इंटरेक्शन के बाद जैसे ही कैटायन और एनायन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट करता है, जैसे हमने स्टडी किया था सोडियम कैटायन है, क्लोराइड फॉर्म में एनायन है, यहाँ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है जिसके वजह से दोनों एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करते हैं और कैटायन एनायन से जिसके बीच में आयनिक बॉन्ड है उससे एक मॉलिक्यूल बन गया है और इस मॉलिक्यूल को हम आयनिक कंपाउंड के नाम से पढ़ते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स की भी हमने क्या स्टडी की थी, सम प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की थी कि आयनिक कंपाउंड्स हम किसको कहेंगे और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करेंगे। आज थोड़ा सा इससे रिलेटेड हम स्टडी करेंगे कि आयनिक बॉन्ड कब फॉर्मेशन होगा, कब आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी अगर हम अभी बात करें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशंस की, कैटायन एनायन की, कि कौन से फैक्टर यहाँ डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि कैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा, आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो हम अगर यहाँ बात करें factors affecting formation of ionic bond और आयनिक बॉन्ड बनेगा तो ये कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके पीछे क्या फैक्टर्स कोरिलेट करते हैं। जैसे हमने देखा कि जब भी आयन बन रहा है तो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनेगा या गेन करने से बनेगा। तो यहाँ कुछ फैक्टर्स, कुछ रिलेटेड एनर्जीज कोरिलेट करती हैं, जिसमें से एक हम स्टडी करते हैं जिसको बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलेंगे हम, लैटिस एंथैल्पी, जिसको कैपिटल यू से डिनोट करेंगे हम। यही एक फैक्टर ऑपरेट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी को हम यहाँ डिनोट करेंगे
EA से कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है। थर्ड वन फैक्टर हम यहाँ जो इसको इफेक्ट करेगा वो स्टडी करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इसको हम I से डिनोट करेंगे और यू कैन से IE। इसी तरह से फोर्थ वन फैक्टर है डिसोसिएशन एनर्जी, कि कोई मॉलिक्यूल्स है उसको एटॉमिक फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी तभी न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। तो हमने डिसोसिएशन एनर्जी या सिंपली बोल देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये कुछ फैक्टर्स हमने वन बाय वन करके स्टडी करने हैं दैट डिसाइड वेदर आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म और नॉट, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। तो ये सारे फैक्टर्स हमें डिसाइड करवाएंगे कि आयनिक बॉन्ड बनेगा कि नहीं। उससे रिलेटेड फर्स्ट हम इनको डिफाइन कर लेते हैं कि क्या होता है। लैटिस एंथैल्पी क्या है हमारे पास, ये कहें कि लैटिस एंथैल्पी है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है कौन सी, व्हेन 1 मोल ऑफ gaseous cation and anion combine to form 1 mole of solid crystal। उसको हम क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी जो रिलीज हो रही है। अगर आपका सॉलिड क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां कितनी एनर्जी रिलीज हुई, इसको हम लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे। जैसे हम ये कहें कि आपके पास सोडियम कैटायन गैसेस स्टेट में था, क्लोराइड एनाइन गैसेस स्टेट में था, और दोनों ने कंबाइन किया तो हमें यहाँ सोडियम क्लोराइड सॉलिड मिल गया है। यहाँ कितनी एनर्जी रिलीज हुई, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है इसी को क्या बोलते हैं हम, लैटिस एंथैल्पी। जब 1 मोल कैटायन के गैसेस स्टेट में थे, 1 मोल एनाइन के जो गैसेस स्टेट में थे, कंबाइन करके सॉलिड क्रिस्टल बना रहे 1 मोल, जब कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी, है ना। दोनों वर्ड में यूज करते हैं कि अगर 1 मोल को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, रिलीज हो रही है फॉर्मेशन में तो नेगेटिव। यानी अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमारे पास जो लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू हम मेंशन करेंगे। जब भी रिलीज होती है तो नेगेटिव साइन में, यूज करेंगे तो पॉजिटिव साइन में। आई होप सी ये आपको लैटिस एंथैल्पी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। लैटिस का मीनिंग ही क्रिस्टल होता है, और 1 मोल क्रिस्टल बनने में कितनी एनर्जी निकलती है उसको कहते हैं हम लैटिस एंथैल्पी। सेकंड वन फैक्टर अपने पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए यूज करते हैं देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जनरली हमने पीरियोडिसिटी में भी एक्सप्लेन किया था जब ऑर्डर स्टडी करे थे। या एक बार और देख लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को टेंडेंसी की फॉर्म में ना लेके यहाँ हम इसको पोटेंशियल की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में लेंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड gaseous state of an atom change into anion by gain of electron। हम ये कंसीडर करें कि आपके पास क्लोरीन गैसेस स्टेट में मोनोएटॉमिक आइसोलेटेड स्टेट में था, इसके अंदर जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और ये क्लोराइड गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा, यहाँ एनाइन बन गया। इस एनाइन बनने के टाइम्स जब आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि कोई प्रोसेस तब होता है जब एनर्जी डिक्रीज हो रही हो।
और ये अपनी एनर्जी कैसे डिक्रीज कर रहा है, जैसे में इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उतना ही माइनस चार्ज, और जब भी यहाँ ऐड करें तो यहाँ भी क्या होगी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है उसको EA से रिप्रेजेंट करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ भी अगर आप देखो तो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट मीन्स यहाँ हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी नेगेटिव साइन से मेंशन करेंगे। नेगेटिव साइन इंडिकेट रिलीज की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सिस्टम में से एनर्जी रिलीज हो रही है, सराउंडिंग में अपनी एनर्जी छोड़ रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो हम यहाँ नेगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं। बाकी अमाउंट जितना भी मेंशन है उसके आगे नेगेटिव साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट वन फैक्टर देखते हैं, देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, या कैपिटल I से डिनोट करें या IE से। आयनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलेंगे हम, जैसे एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। अब अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पास क्या होगी, यहां आपने देखना है कि ये कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो अभी हम ऐड कर रहे हैं रिक्वायर्ड कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव outermost valence cell electron कहां से निकालेंगे, फ्रॉम आइसोलेटेड gaseous state of an atom। अब आइसोलेटेड अकेले गैसेस स्टेट एटम में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कोई इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस से बाउंड अप था, उसको इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से फ्री करने के लिए एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। यहाँ कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, यानी एनर्जी हम सिस्टम को दे रहे हैं। अब कितनी एनर्जी देंगे, जैसे सिंपल हमने कंसीडर कर लिया सोडियम का गैसेस स्टेट ऑफ एटम है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 नील बोर के अनुसार लिखते हैं, या क्वांटम के अनुसार लिखें, अपनी कॉन्फ़िगरेशन है ये नियोन 3s1। अब आउटर मोस्ट s1 वाले इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी सोडियम एटम्स को, ताकि ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए और ये कन्वर्ट हो जाए सोडियम कैटायन गैसेस स्टेट के अंदर, और इलेक्ट्रॉन हमने इससे फ्री कर दिया। अब यहाँ कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, हमने सिस्टम को दी है ताकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। अब यहाँ जो हम यूज करें आयनाइजेशन एंथैल्पी को I से, ये क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ हमने साइन का बड़ा ध्यान रखना है, साइन गलत करेंगे तो वैल्यू गलत हो जाती है। इसी तरह से हम बात करें डिसोसिएशन एनर्जी की, जैसे आयनाइजेशन की बात की, आयनाइजेशन का मीनिंग है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ताकि सेंटर में न्यूक्लियस और इसके सराउंडिंग में इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस खींच रहा था इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी लगा रहे हैं यानी सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी किस में रहेगी, पॉजिटिव में। ओके, नेक्स्ट वन फैक्टर बात करते हैं हम, डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है। जैसा नाम से में इंडिकेट हो रहा है, यानी अगर बॉन्ड को तोड़ेंगे हम, जैसे यहाँ आइसोलेटेड एटम बनाने के लिए हम उसको क्रिस्टल में है तो लैटिस एनर्जी की फॉर्म में यूज करते हैं, और अगर मॉलिक्यूल कोवेलेंट्स की फॉर्म में है, कुछ हमें एटम्स ऑफ एलिमेंट्स डाई ट्राई पॉली एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं तो हम उसको मोनो एटॉमिक फॉर्म में बनाएंगे। अब उस मोनो एटॉमिक बनाने के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, उसको क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी इसकी बात करें तो ये भी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, ये भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है किसी बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। दो एटम के बीच में अट्रैक्शन था, उस अट्रैक्शन को खत्म करेंगे हम, तोड़ेंगे तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ
bond to make atom free or gaseous state। लेट हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अपने जितने भी हेलोजन्स है, हेलोजन का मीनिंग दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। यहाँ आपका एक मोल है, जैसे कोई भी नंबर इंटीजर इंडिकेट नहीं है, इस 1 मोल को ब्रेकअप करने के लिए इस बॉन्ड को, ये आपका गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ी ताकि दोनों के दोनों क्या हो जाए, ये फ्री एटॉमिक स्टेट में आ जाए। अब कितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ी एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जब एक ही एटम चाहिए तो हम इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं कि हमने हाफ मोल को यूज करना है और ये गैसेस एटम स्टेट में आ जाएगा। यहाँ तो हम सीधा रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को डी से या डी से। यहाँ अगर हमने यहाँ ये ध्यान रखना इंटीजर्स मोल को हाफ बना दिया है तो ये अपनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, D/2। अब एनर्जी दे रहे हैं, देखो एनर्जी रिक्वायर्ड, हम एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं अभी, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। अब ये सारे प्रोसेस जब हम किसी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो सारे स्टेप इन्वॉल्व होंगे और इन स्टेप को जोड़ने का जो काम किया वो पढ़ते हैं बोर्न हैबर साइकिल में। यानी जब भी हमने किसी सिस्टम को एक प्रॉपर वे में स्टडी करना है, जैसे आप सिंपल एक एग्जांपल ले लें कि हम सोडियम क्लोराइड के 1 मोल क्रिस्टल्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, एक आयनिक कंपाउंड्स का 1 मोल क्रिस्टल की फॉर्म में ऑब्टेन करना है, तो आप सिंपली देखते हैं कि हम सोडियम मेटल लेते हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यहाँ हम क्लोरीन गैस का हाफ मोल ले रहे हैं क्योंकि एक एटम चाहिए बैलेंस इक्वेशन के अनुसार, और हमें मिल जाता है NaCl सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में, ये गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यहाँ इस सिस्टम की जो एंथैल्पी है, यानी इस रिएक्शन के दौरान, इसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Q का मीनिंग क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्शंस, यानी जब आपका सोडियम का एटम क्लोरीन के साथ मिक्स करके 1 मोल सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाया, इसने यहाँ लैटिस बनाई। अब कितनी एनर्जी यहाँ कंपाउंड बनता है, कब, जब एनर्जी रिलीज हो, किसी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो। इस फॉर्म में यहाँ कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, देखो अगर हमारे पास ये सॉलिड स्टेट में, दैट मीन्स यहाँ लैटिस एनर्जी काम कर रही है। क्या काम कर रही है यहाँ, लैटिस एनर्जी। आपने यहाँ सॉलिड से इसको गैसेस स्टेट में लेके आना है, फर्स्ट एटॉमिक फॉर्म था ये, तो यहाँ जो अपना गैसेस स्टेट में लेके आएंगे, ये लैटिस में था, अभी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था, इसको गैसेस स्टेट में लेके आना है। जब भी किसी सब्सटेंस को डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेट में लेके आते हैं तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, ये इरेज कर देते हैं एक बार इसके ऊपर, सिर्फ हम एनर्जी प्रोसेस को यूज करें तो यहाँ यूज करेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस, जब सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। और ये सब्लिमेशन की जो एनर्जी हो जाएगी उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जब सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। जो एटम्स यहाँ सोडियम के, ये मान के चलो कि इस लैटिस के अंदर पैक थे और इनको फ्री करने के लिए हमें इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो कब तोड़ पाएंगे, जब एनर्जी देंगे। और इस एनर्जी को हम सब्लिमेशन एनर्जी से इंडिकेट कर रहे हैं, यानी यहाँ हमें एनर्जी देनी पड़ रही है सब्लिमेशन एनर्जी, जिसको S से इंडिकेट कर रहे हैं। ये अपनी क्या हो गई, सब्लिमेशन एनर्जी। अगर सॉलिड में है तो गैसेस में लेके आना पड़ेगा हमें। अब गैसेस स्टेट से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड बना रहे तो आयन में,
जब भी इसको हम कैटाइन में कन्वर्ट करेंगे, गैसेस स्टेट में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी कौन सी है? आयनाइजेशन एनर्जी। जब गैसेस स्टेट ऑफ एटम को आयन में कन्वर्ट करें, कैटाइन बना रहे हैं, तो ये होगी अपनी आयनाइजेशन एनर्जी। अब बात करें हम क्लोरीन की, दो एटम्स क्लोरीन के मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाउंड अप है, और यहाँ अगर हम क्लोरीन से क्लोरीन एटम बना रहे हैं गैसेस स्टेट में, तो यहाँ हाफ मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, ताकि दोनों एटम को फ्री करके एक एटम्स को हम कंसीडर करें, हाफ मोल का करें, इसलिए D/2 लिख दिया हमने, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट वन क्या करना है, देखो यहाँ हमें गैसेस स्टेट में एटम मिल गया है, अब हमें इसको एनाइन में बदलना है। कब बदलेगा? जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी जब भी इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी उसको हम नेगेटिव साइन में, और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हमें सोडियम भी गैस स्टेट में मिल गया है, क्लोराइड भी। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ इंडिकेट कर देती हूँ मैं माइनस में, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितनी एनर्जी दी? सोडियम कैटाइन। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी है? माइनस साइन। अब गैसेस स्टेट ऑफ एटम्स को, इन दोनों को हमने कंबाइन करना है अभी, और ये क्या देंगे हमें? सॉलिड क्रिस्टल। और इस टाइम में जब गैसेस स्टेट ऑफ कैटाइन एनाइन कंबाइन करके एक क्रिस्टल बना रहे हैं, यहाँ कितनी एनर्जी रिलीज हुई? वो अपनी क्या थी? लैटिस एंथैल्पी। क्या थी हमारी? यू, लैटिस एंथैल्पी। अब देखो इस सिस्टम के दौरान कितनी एनर्जी चेंजेज हुई, वो सारी किसके बराबर होना चाहिए? सम ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्शन के बराबर। अब अगर हम यहाँ मेंशन करें कि Q इक्वल टू किसके बराबर है, हमारे पास जितने एनर्जी टर्म्स आए हैं उन सारे एनर्जी टर्म्स को सम अप करना है हमें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? अगर Q एनर्जी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो जो पॉजिटिव टर्म है उसको ऐड कर देते हैं, और नेगेटिव टर्म है उनको क्या करेंगे हम? माइनस। यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी? सबसे पहले हमें सब्लिमेशन एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ऐड हुई है, आयनाइजेशन एनर्जी भी देनी पड़ी हमें, फिर डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या थी? हमें सिस्टम को प्रोवाइड किया, ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एंथैल्पी है जो रिलीज हुई थी, तो इनको करेंगे हम माइनस साइन के साथ, और इसको यू से रिप्रेजेंट करें। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है जो किसी रिएक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने NaCl का 1 मोल ऑफ क्रिस्टल प्रिपेयर करके दिखाया, और इसी में जो एक साइकिल बन गई है कि हाउ डिफरेंट स्टेप आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, और इसी साइकिल्स को किसी क्रिस्टल फॉर्मेशन करे, आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, हम इसी को क्या बोलते हैं? बॉन हाबर साइकिल। क्या बोलते हैं? बॉन हाबर साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसको जनरली आपको इनमें से देखो, हमारे पास 5 और 6 टर्म है, किसी एक टर्म को मिसिंग करके हमसे उसकी वैल्यू पूछ लेते हैं। जनरली आपसे कहें कि सिस्टम की लैटिस एंथैल्पी निकालो, ये कहे कि किसी सिस्टम की लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, यू को इधर लेके आएंगे, तो अपने पास वैल्यू क्या हो जाएगी? सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और क्या करेंगे? माइनस में ये प्लस का उधर जाके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। तो हम उस रिएक्शन में उस 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए लैटिस एंथैल्पी भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपने साइन को ध्यान रखना है। तो ये रिलेटेड था अपना आयनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। अगर अपनी लैटिस एंथैल्पी आ रही है किसमें? पॉजिटिव के अंदर, तो कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म, और अगर अपनी नेगेटिव में आ जाए तो क्या कहेंगे? आयनिक कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल, इट
रिलेटेड टू कोवलेंट्स। तो अब बात करेंगे हम सेकंड टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, दैट इज कोवलेंट्स। तो आज तो यही तक करते हैं, कोवलेंट्स कंपाउंड्स को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।